Hello friends, welcome you in my YouTube channel Mighty Wits। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन को जानेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम ग्रामर के कुछ पोर्शन जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के कुछ क्वेश्चन को समझाएंगे और ना ही क्वेश्चन को हम बताएंगे बल्कि उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। और ये जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से, इडियम से, फ्रेजेस से, सिनोनिम्स से, एंटोनिम्स से, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्या हैं ये क्वेश्चंस हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक बात और हम बता दें कि इसके पहले हमने हाई स्कूल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आए और ग्रामर पोर्शन से भी क्वेश्चंस आए, उसमें लेटर ऐसे सब आ गए थे और एक नहीं दो आ गए थे। जो हमने लेटर दिया था लेटर भी आया, जो एप्लीकेशन दिया था एप्लीकेशन भी आया, ऐसे भी क्या थे, दो के दो ऐसे आए हुए थे। अब इस वीडियो में क्या होगा नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसमें भी क्वेश्चंस क्या होंगे ज़रूर मिलेंगे आपको। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला जो सेक्शन है प्रोज सेक्शन है यहाँ पर, और इसमें पहला चैप्टर जो हमने इम्पोर्टेंट दे रखा है द लास्ट लेसन, जो कि अल्फोंस डुडेट के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। और इसमें एक टीचर की फीलिंग को बताया है स्टूडेंट के थ्रू कि कोई भी टीचर है अगर बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाना चाहता है वो, और स्टूडेंट्स जब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और बाद में क्या होता है, ऐसा एक सिचुएशन होता है, एक ऐसा सीन होता है कि उनको पछतावा होता है कि काश इस चीज़ को हम अच्छे से पढ़ लिए होते। तो उसी पे क्या है ये चैप्टर है। इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन हमने दिया हुआ है कि व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है व्हाई डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। क्वेश्चन 2 है इसमें whom did Mr. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French। क्वेश्चन 3 है in the last lesson name the countries who were fighting and describe the content of the bulletin board। क्वेश्चन 4 है इसमें in what way according to Mr. Hamel does the mother tongue serve even the enslaved people। और इसी में देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 है हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, और करके क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है व्हाट इज द रीजन दैट मेड मिस्टर हैमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन द फेटफुल डे was to be the last lesson। और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है what was the scene inside the class when French reached the school। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग। जो सेकेंड चैप्टर है प्रो सेक्शन से लॉस्ट स्प्रिंग, अनिस जंग के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है। इसमें पहला क्वेश्चन है what does मुकेश want to become in life, और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है Who was मुकेश, what was his ambition, और इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है How is मुकेश different from the other bengal makers of फिरोजाबाद। ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए हाई स्कूल में भी हमने लॉन्ग और शॉर्ट को क्या किया था, डिफ्रेंशिएट करके बताया हुआ था अलग अलग करके। इसमें हमने जो मुझे लगा कि नहीं क्वेश्चन लॉन्ग में आना चाहिए तो लॉन्ग में आएगा, तो यहाँ पे हमने लॉन्ग लिख दिया है इसमें। क्वेश्चन सेकेंड पे चलते हैं Why did children in सीमापुरी stay barefoot, और करके क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ सकता है What do the inhabitants of सीमापुरी do for their survival, और करके एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि What was the importance of garbage for children in सीमापुरी। एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है What is the meaning of garbage for children? What did he do to save his life? और अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर
एक और तरीके से पूछ सकता है। ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैक पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। ये लॉन्ग में पूछ सकता है क्वेश्चन, और करके ये क्वेश्चन और तरीके से पूछ सकता है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स एट सीमापुरी। और करके देखिए एक क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ सकता है व्हाट कंडीशन कंपेल्ड साहेब टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैक पिकिंग। यहाँ देखिए क्या है, ये क्वेश्चंस 2 में इतने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और जैसे हाई स्कूल में भी मैंने लॉन्ग और शॉर्ट का एक कॉम्बिनेशन बनाया था, तो इसमें भी देखिए मैंने लिख दिया है, और उसमें भी हम बताए थे कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, और इसमें भी हम बता रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है इस चैप्टर का, 3 ही क्वेश्चन इसमें हमने दे रखा है। डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल प्लाइट ऑफ बेंगल मेकर्स। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। अब देखिए अगला चैप्टर है, थोड़ा सा ये अलग हो गया है। ये देखिए डीप वाटर है, विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया चैप्टर है ये। और इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन डीप वाटर। क्वेश्चन 2 है इसमें हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर। ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ सकता है। और करके है देखिए अगला क्वेश्चन इसमें हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ। और करके एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। और करके एक और क्वेश्चन हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस। देखिए तो क्वेश्चन 2 जो है क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इतने तरीके से क्या कर सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा, सेम होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ। और करके क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरे तरीके से व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। अगला क्वेश्चन है देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर का व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। और क्वेश्चन 5 इसमें है व्हाट हैंडीकैप्ड स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम द लाइफ। तो देखिए इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहे। अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने दे रखा है वो चैप्टर है द रैट ट्रैप। और इसमें पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ड एज अ रैट ट्रैप। और क्वेश्चन 2 है इसमें द स्टोरी रैट ट्रैप इज अ मिक्सर ऑफ इंटरटेनमेंट एंड फिलॉसफी एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता है। और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है व्हाट मेड द पैडलर अल्टीमेटली चेंज हिज वेज। लॉन्ग में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। और करके एक और क्वेश्चन इससे बन रहा है देखिए डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट फॉलो व्हाट द रैट ट्रैप पैडलर्स रियल आइडेंटिटी इज रिवील्ड लीडिंग टू हिज रिफॉर्मेशन। ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डिड द मैन सेलिंग रैट ट्रैप रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीवरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर का हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। इसी चैप्टर का 5वां क्वेश्चन What happened with the stranger at the iron master's house? How was he treated by the Adela Wilmanson? और करके एक और क्वेश्चन है कि what Christmas present did Adela Wilmanson receive from the peddler? तो देखिए इसमें भी 5 क्वेश्चन है। अगला चैप्टर प्रो सेक्शन से इंडिगो लुइस फिशर के द्वारा क्या हुआ है चैप्टर लिखा गया है।
और पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट। लॉन्ग में क्या हो सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द इंडिगो पीजेंट्स बिफोर गांधी जी अराइव्ड एंड व्हाट चेंज डिड गांधी जी ब्रिंग अबाउट इन द इंडिगो पीजेंट्स। ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता है। और करके एक और क्वेश्चन इसमें बनेगा, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। तो देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान टू फ्यूचर प्रोसीडिंग्स। और करके एक और क्वेश्चन इसमें बनेगा, ऑन व्हाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ऑनर ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांड कंपनसेशन फ्रॉम द शेयरक्रैपर्स। और करके एक और क्वेश्चन बनेगा, हाउ वाज सिविल डिसओबीडियंस वन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर्स। तो ये क्या है, क्वेश्चन 3 है बस इसमें इंपॉर्टेंट। हमने इस चैप्टर से सिर्फ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखा है। बाकी देखिए और का मतलब आंसर सेम होगा, क्वेश्चन बस अलग तरीके से ये पूछे गए हैं। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पोर्शन सप्लीमेंट्री रीडर से। सप्लीमेंट्री रीडर्स में हमने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर दिया है, पहला चैप्टर है यहाँ पे देखिए, द थर्ड लेवल, जैक फीने के द्वारा लिखा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैड सैम रिटन इन हिज लेटर टू चार्ली। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता है। क्वेश्चन 4 है, व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर। ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता है। और इस चैप्टर का 5 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, व्हाट डिड ही डू टू मेक दैट ही वाज इन 1894, व्हाई डिड ही वांट टू बाई टिकट्स। अब देखिए क्या है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहे। और देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन ही बस हम दिए हैं, उससे कम भी देने की कोशिश हम किए हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन 5 क्वेश्चन ही ज़्यादातर हैं इसमें। उसके बाद से कहीं पे 3 कहीं पे 4 ऐसे करके भी हैं। अब आगे चलते हैं हम, दूसरा जो सप्लीमेंट्री रीडर का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है द टाइगर किंग, कल्कि के द्वारा लिखा गया है। और इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रिडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ। और करके एक क्वेश्चन और तरीके से पूछ सकता है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। और करके एक और क्वेश्चन बनेगा इस पे, व्हाट वाज द फॉरकास्ट मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द किंग। और देखिए आते हैं हम इस चैप्टर के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, हु वाज टाइगर किंग, व्हाट वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। क्वेश्चन 3 पे आते हैं इसमें, व्हाट वाज बो ऑफ द महाराजा, हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस। और करके एक और क्वेश्चन इससे बनेगा, व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन अ टॉय शॉप। और क्वेश्चन 4 इसमें बनेगा, व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। तो इसमें देखिए इस चैप्टर में सिर्फ 4 क्वेश्चन क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर के नेक्स्ट चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिशानी तोशी के द्वारा ये लिखा गया है चैप्टर। और इसमें क्वेश्चन 1 है, डिस्क्राइब द एंटार्क्टिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता है। और इसी में और करके एक और क्वेश्चन बनेगा, एसेस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एंटार्क्टिका। और इसी में एक और क्वेश्चन बनेगा, हाउ इज द स्टडी ऑफ एंटार्क्टिका यूजफुल टू अस। ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन 2 है इसमें, हाउ इज
अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस। और क्वेश्चन 3 है इसमें, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रिच्ड अंटार्कटिका। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है, सिर्फ 3 क्वेश्चन हमने दे रखा है। और अगले चैप्टर पे आते हैं सप्लीमेंट्री के। नेक्स्ट चैप्टर 4 द एनिमी पर्ल यस बक के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 1 है इसमें, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन। और करके एक क्वेश्चन और बनेगा इसमें, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर। हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दिस पायस एक्ट। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता है। और क्वेश्चन 2 है इसका, व्हाई डिड डॉक्टर सदाओ फादर सेंड हिम टू अमेरिका। तो देखिए इस चैप्टर में सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन दिया है, सप्लीमेंट्री रीडर से 4 चैप्टर हमने लिया है और सिर्फ 2 क्वेश्चन लास्ट चैप्टर से हमने दिया हुआ है। तो ज़्यादातर अभी हमने बताया कि कोशिश भी हम ऐसा किए हैं कि ज़्यादा क्वेश्चंस न रहें। ये देखिए पोइट्री है, ये तो आप लोगों को भी पता है, 5 चैप्टर्स ही हैं पोइट्री में। तो सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको। 3 चैप्टर हमने जो इम्पोर्टेंट है दे दिया, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इतनी में से क्या है आपका आ जाएगा। अब आगे आइए, इसमें जो है ये जो आर्टिकल और एस्से जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए आर्टिकल, एस्से और लेटर ये क्या है, ये ग्रामर पोर्शन के जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि आएगा ही। हाँ, लेकिन इतना है कि जितना दिया गया अगर जो भी आता है आप चाहें तो उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एस्से और आर्टिकल बना के लिख सकते हैं। इसमें पहला है रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, प्लेस ऑफ वुमेन भी आ सकता है, सेम क्वेश्चन है दोनों। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये देखिए योर एम इन लाइफ या योर प्लान फॉर फ्यूचर, सेम क्वेश्चन है। अगला है हाउ कैन वी रिवाइव द ड्राइड रिवर्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, डाउरी सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ऑनलाइन क्लासेस, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। देखिए ये पर हमने दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, ये दोबारा लिख किया है। कंप्यूटर, सोशल एबल्स, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, यूज एंड मिसयूज ऑफ मोबाइल। आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऐसे हैं, सोशल मीडिया है, हेल्थ इज़ वेल्थ है और अर्ली राइजिंग है। ये क्या है इम्पोर्टेंट आपके ऐसे और आर्टिकल रहे, दोनों में से कोई दे सकता है लिखने पे, टॉपिक सेम रहेंगे। अगला देखिए क्या है, लेटर से है। तो वो अभी हम बता रहे थे कि जो लेटर और ऐसे होता है इसमें से कुछ भी दे सकता है। बस आपको देखिए फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, तरीके मालूम होना चाहिए। और लेटर के लिए तो बहुत आसान है, एक आप मतलब न्यूज़पेपर एडिटर को लेकर एक लेटर आप तैयार कर लीजिए और एक लेटर प्रिंसिपल को लेकर तैयार कर लीजिए और एक आप क्या कीजिए फादर मदर या फ्रेंड को लेकर के कोई भी एक लेटर आप तैयार कर लीजिए। 3 लेटर बस आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। तो देखिए उसी में मिला जुला के क्या होता आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है इन योर लोकेलिटी। यहाँ पे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे वाटर सप्लाई आ सकता है, द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी आ सकता है, डर्टी कंडीशन ऑफ लोकेलिटी आ सकता है। तो इसमें देखिए बातें कोई भी दे सकता है, उसमें पूछ सकता है। और एडिटर मान लीजिए कि आप किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं या और भी क्वेश्चंस इस पे बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मेयर को आपको क्या करना रहेगा, लेटर लिखना रहेगा, द बैड कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। तो अगर आप अच्छे से मतलब तैयार कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, एक न्यूज़पेपर को लेकर तैयार कर लीजिए, एक प्रिंसिपल को लेकर तैयार कर लीजिए और फादर हुए, फ्रेंड हुए, तो इसको लेके आप क्या कर सकते हैं, अगर तैयार कर लेते हैं तो इसी फॉर्मेट को लेके चलिए। इसमें किसी भी तरह का अगर लेटर पूछता है तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। इसमें देखिए दूसरा दिया है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। सेकेंड क्वेश्चन इसमें राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली showing your concern over increasing price rise।
देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग प्राइस राइज पे क्या करना है, आपको लेटर लिखना है, इसको एडिटर ऑफ नेशनल डेली। अगला क्वेश्चन इसमें है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट्स। और करके देखिए एक और है इसमें, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एक्सप्लेनिंग टू हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक एंड अ बैलेंस्ड डाइट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। और इसमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो सेम है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट, देखिए अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये आपका टॉपिक आ गया। तो जैसे वही हमने बताया है आपको कि टॉपिक उसमें अलग अलग हो सकता है, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं, लगभग समान होती हैं, बस आपको चेंज कर देना है, थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना है। थोड़ा सा माइंड अगर आप लगाएंगे बड़े इजी तरीके से, सिर्फ तीन लेटर की मैं बात कर रहा हूँ, आप 3 लेटर बस तैयार कीजिए। एक न्यूज़पेपर एडिटर का कोई एक तैयार कीजिए अच्छे से, बाकी बीच का मैटर जो भी आएगा आप अपने तरीके से चेंज कर दीजिएगा। एक प्रिंसिपल वाला क्या कीजिए, लेटर अच्छे से तैयार कीजिए, और उसके बाद से एक फ्रेंड वाला क्या कीजिए, लेटर आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो जो भी रहेगा आपका फ्रेंड कराएगा, मदर कराएगा, फादर कराएगा, ऐसे मतलब रहेगा, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, बीच का मैटर जो भी रहेगा आप अपने तरीके से बना के लिख सकते हैं। अगला इसमें देखिए, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज को करिकुलर एक्टिविटीज़ एट रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ देखिए क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स रहे, और मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से सिर्फ 3 लेटर तैयार करके आप क्या कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी लेटर देगा आप बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। आपके बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों के लिए नहीं बता रहा हूँ। बोर्ड में देखिए सिर्फ 3 लेटर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप कोई भी लेटर आएगा बीच का मैटर आप चेंज करके आसानी से लिख देंगे। फॉर्मेट सही रखिएगा, फॉर्मेट सही पे ही नंबर मिलता है, आराम से फॉर्मेट आप सही करके लिखिएगा, पूरा अच्छे से जान जाइएगा कि फॉर्मेट कैसे होता है। आगे चलते हैं, ग्रामर सेक्शन है ये, और ग्रामर सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट से, दूसरा क्वेश्चन होता है इडियम्स एंड फ्रेज से, तीसरा सिनोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और उसके बाद से चौथा जो क्वेश्चन होता है वो स्पॉटिंग एरर से रहता है, पांचवा क्वेश्चन आता है एंटोनिम्स, उसके बाद से आपका नरेशन आता है, नरेशन के बाद से आपका सिंथेसिस आता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके बाद से सिंटैक्स आता है, और लास्ट में होमोफोन्स आता है, और उसके साथ साथ क्या आता है, आपका ट्रांसलेशन भी आता है। तो ये जो 10 क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के, ये 2 मार्क्स के रहते हैं, और ये 20 मार्क्स टोटल हो जाता है। एक चीज़ और बता दें, हमने जो एग्ज़ाम क्लू पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसमें हमने टोटल डिटेल में बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर मैंने बताया है। तो आप चाहें तो उसको वीडियो की स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी आप उसमें सुन सकते हैं, तो उससे भी कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने वीडियो के शुरू में ही बताया कि ग्रामर पोर्शन में ना ही केवल हम क्वेश्चन को बताएंगे, बल्कि उससे के जो आंसर होंगे उसको भी हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। तो आइए चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड। करेक्ट, एक फॉरेनर जो है वो क्या होता है, एक कंट्री में क्या होता है, जाके क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो क्या कहलाता है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन ए करेक्ट है, इमिग्रेंट होता है वो। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड। देखिए गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा क्या होता है, जो शासन चलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी कहते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड। एक सेल्फिश पर्सन जो कि अपने बारे में सोचता है उसे क्या कहते हैं, तो उससे देखिए हम कहते हैं ईगोइस्ट बोलते हैं। अब देखिए, और इसी में एक और वर्ड बनता है ईगोटिस्ट। तो ईगोटिस्ट होता है जो उसकी स्पेलिंग होती है EGO और
TIST, ये होता है आपका ईगोटिस्ट। तो ईगोटिस्ट देखिए टी से क्या हो जाता है, टाकटेटिव हो जाता है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है। ये तो अपने बारे में सोचने की होगी, लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में बात करता हो, किसी और के बारे में नहीं बात करेगा, वो अपने आप के बारे में केवल बात करता रहेगा, तो उसे हम ईगोटिस्ट बोलते हैं। बड़ा ही टॉकटेटिव होता है वो अपने बारे में। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, द एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स। देखिए बहुत ही ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछता भी है ये कि एप्पल ऑफ वंस आई इसका क्या मतलब होता है। तो इसमें देखिए क्या है, टीयरफुल है, वेरी डियर, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए एक पर्सन जो ये नहीं विश्वास करता है कि ईश्वर है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, एथिस्ट बोलते हैं उसे, जिसको नास्तिक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो 6 है, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, निपोटिज्म होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका निपोटिज्म होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन के द्वारा जो गवर्नमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ऑप्शन देखिए क्या है, ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब आपको मालूम है स्वयं होता है, तो सीधे सीधे जहाँ पे ऑटो आए स्वयं से मतलब आप समझ लीजिएगा, तो ऑटोक्रेसी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। ये देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल अलग है। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इनकरेक्टेबल और करप्टिबल है, तो इसी में ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन रियल में देखिए क्या होगा, इसका ऑप्शन एक करेक्ट होगा, इनकॉरिजेबल इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। इसमें जो है क्वेश्चन 9 है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। देखिए ब्राइट साइड मतलब जो पॉजिटिव थॉट वाला रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, और जो डार्क साइड रखता है उसे हम पैसिमिस्टिक बोलते हैं। देखिए ब्राइट साइड, ऑप्टिमिस्टिक, और अगर डार्क साइड आ जाता है तो उसमें क्या होगा, पैसिमिस्टिक हो जाएगा वो। यानी कि जो डार्क साइड वाली चीज़ों को क्या करता है, विश्वास करता है, अपने पास रखा रहता है, निगेटिव बातों को लेकर चलता रहता है, उसे हम पैसिमिस्टिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वन हु एबंडोन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन। करें कि वन हु एबंडोन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, एपोस्टेट बोलते हैं उसको, जो त्याग देता है अपने रिलीजियस विश्वास को, उसे हम एपोस्टेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 11, डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिज एज। देखिए जो शादी से घृणा करता है, तो देखिए जहाँ पर भी घृणा की बात है ना, तो मीजन का मतलब होता है हेट। देखिए यहाँ पे मिस दिया है, मोनोगैमी दिया है, तो मोनोगैमी मतलब क्या, एक विवाह होता है, और देखिए मिजोगैमी, तो देखिए मिज आ गया ना यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 11 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग। देखिए एक राजा के द्वारा जो कंट्री रूल की जाती है तो उससे क्या बोलते हैं, तो देखिए आपका है मोनार्की बोलते हैं, राजतंत्र जिसको बोला जाता है। 13 है, अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड। तो सिंपल सा है, सेकुलर होता है, जहाँ पे सभी धर्मों को एक समान रूप से क्या होता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है, तो उसे हम सेकुलर बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड। तो देखिए अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल क्या बोलते हैं उसे, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल इज कॉल्ड। देखिए क्या इसमें ब्यूरोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, एनार्की है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना देके केवल डेमोक्रेसी भी देता है तो भी क्या आप लगाइएगा, डेमोक्रेसी पे ही लगाइएगा। लेकिन इसका करेक्ट मतलब जो आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड वन सेपरेशन इज। देखिए क्वेश्चन क्या है, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड वन सेपरेशन, इसे क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है, एलिमोनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन है 18, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। तो इसे क्या बोलते हैं, एनोमियस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रैवलर इन स्पेस। स्पेस में ट्रैवल करने वाले को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है 19 का, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। देखिए एक असेंबली होती है, उसमें जो लिसनर होते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑडियंस ही तो होते हैं, श्रोता जो सुनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। यानी कि एक लाइफ हिस्ट्री स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, वो ऑटोबायोग्राफी होता है, और उसके बाद से किसी और के द्वारा अगर लिखा जाता है तो क्या होता है, बायोग्राफी होता है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। और अगर कोई राइटर मेमोरी पे लिखता है उसे हम मेमोयर बोलते हैं, और अगर अपनी जर्नी पे, ट्रेवलिंग पे अगर क्या करता है वो लिखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेवलॉग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी कि एक समय से बिलोंग करने वाले को क्या बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कंटेम्पोरेरी। इसका मतलब होता है समकालीन, एक साथ, एक समय। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स। जैसे कोई राइटर, पोएट वगैरह जो भी मतलब होते हैं, अगर मरते हैं तो उनके किस पे कह रहे हैं कि ग्रेव्स पे, उनके कब्र पे क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर हुए, वर्ड्सवर्थ हुए, जॉन कीट्स हुए, सबकी कब्र पे क्या है, कुछ न कुछ लिखा गया है, तो उसे क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, एपिथेट। ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। देखिए यानी कि वो स्टेट जिसमें आदमी क्या होता है, अनमैरिड होता है, तो सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। और इस पे देखिए क्या है, किसी ने कहा है कि मैरिज हैज़ मेनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर। मैरिज हैज़ मेनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर। और ये आप बताइए हमको कि ये जो लाइन है किसने कहा हुआ है कि मैरिज हैज़ मेनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर। यानी कि शादी अगर होती है तो अनेक कष्ट मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मचर्य में कोई क्या है, प्लेजर नहीं है, कोई खुशी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, डैट कैन बी बिलीव्ड। जिसको विश्वास किया जा सके, डैट कैन बी बिलीव्ड, उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, क्रेडिबल। क्वेश्चन नंबर 26, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये क्या कहते हैं उसे, डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। इसमें देखिए सीधे सीधे डेमोक्रेसी है। इसके ऊपर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी था, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं देता है तो उसमें हमने आपसे बता दिया डेमोक्रेसी भी उसका करेक्ट हम मान लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, अ बैटल और अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विन्स। एक ऐसा युद्ध या मैच जिसमें कोई भी क्या होता है, नहीं जीतता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रा बोलते हैं। यानी कि कहते हैं ना, क्रिकेट वगैरह चाहे कोई मैच होता है तो कहते हैं मैच क्या हो गया, ड्रा हो गया। यानी कि अनिर्णित उसको बोला जाता है, उसका निर्णय नहीं हो पाया, कौन जीता और कौन हारा। क्वेश्चन नंबर 28, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया।
देखिए एक ऐसी बीमारी जो एकदम चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, महामारी, एपिडेमिक, यही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, डेट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो तो उसे क्या बोलते हैं, एडिबल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, फिट टू बी चूजन, यानी कि जो चूजन के लिए क्या एकदम फिट हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, एलिजिबल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तैयार नहीं किए और अचानक से आपको क्या कर दिया गया, बुला दिया गया बोलने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं उसे। तो 31 का क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि वह जो भाग्य पे विश्वास करता है तो उसे फैटलिस्ट बोलते हैं, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, डैट विच कैन नॉट बी रेड, यानी कि जिससे पढ़ा नहीं जा सकता, तो देखिए जिससे पढ़ा नहीं जा सकता तो उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एलिजिबल उसे क्या करते हैं, हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, डैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता। देखिए ऊपर क्या हो गया, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, और यहाँ डैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता। तो देखिए जिसे सुना नहीं जा सकता उसे बोलते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल जैसे आप देखते होंगे कोई वीडियो अगर होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, जो भी पढ़ाने वाले होते हैं ऑनलाइन जो क्लास लेते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि एम आई ऑडिबल, उसमें बोलते रहते हैं कि आप हमको कमेंट करके बता दीजिए कि एम आई ऑडिबल, यानी कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यानी कि जिसे नहीं सुना जा सकता तो उसी का अपोजिट हो गया, इनऑडिबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, डैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि बड़ा मुश्किल है जिसे विश्वास करना। तो देखिए बड़ा मुश्किल जिसे विश्वास करना उसे क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, डैट कैन नॉट बी कनक्यूर्ड, जिसे जीता नहीं जा सकता। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है, इनक्रेडिबल। क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, इनक्रेडिबल, जिसे जीता नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 37, हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकता उसे, सिंपल सा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इलिटरेट क्या बोलते हैं, अशिक्षित, उसे इलिटरेट बोलते हैं, वन वर्ड उसका होता है। क्वेश्चन नंबर 38, डेट कैन नॉट बी इमिटेटेड, देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन बी करेक्ट है, इनिमिटेबल होगा, इनिमिटेबल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39, द किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, देखिए न्यू बॉर्न चाइल्ड यानी कि बाल हत्या जिसको बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इनफेंटिसाइड। और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, यानी कि जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। जो बहुभाषा ज्ञानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या रहे, ये 40 इम्पॉर्टेंट आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रहे। देखिए इसका कोई अंत नहीं है, तो इसमें ये एक्सपेक्टेड हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डाल दिया। आइए फ्रेंड्स अब हम ग्रामर के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में ही हमने क्या किए थे, ज़्यादा क्वेश्चंस हमने बनाए हुए थे। तो आइए अब इडियम्स फ्रेज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फ्रेज नेट अपॉन मीन्स, देखिए यहाँ पे नेट अपॉन ये फ्रेज है, इडियम्स और फ्रेज की मीनिंग बिल्कुल अलग होती है। तो इसमें देखिए क्या होगा, पहला जो क्वेश्चन है नेट अपॉन मीन्स, तो नेट अपॉन का क्या मतलब होता है, देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, वर्क हार्ड होता है, यानी कि टू वर्क हार्ड क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेट अपॉन का मतलब, इडियम्स का मतलब क्या होता है, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन्स। अब इसमें जो फ्रेज है टू हेल फ्रॉम एक साथ है, देखिए इतने हैं, टू हेल फ्रॉम टोटल है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, टू वेलकम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, द फ्रेज होल्ड गुड मीन्स,
तो होल्ड गुड का मतलब क्या होता है, देखिए इफेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द फ्रेज बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, देखिए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। तो सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और रीजन ऑफ क्वेरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द फ्रेज ऑन द वेन, जो फ्रेज है ऑन द वेन, वेन का मतलब क्या होगा, तो सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका मतलब होगा, देखिए क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्या होगा, ऑन द वेन, इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगला क्वेश्चन 6। द फ्रेज रन डाउन मीन्स, अब रन डाउन का मतलब क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन ए है रनिंग फ्रॉम अ हिल टॉप टू द फुट ऑफ अ हिल, बी है रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, सी है टू बी इन पुअर हेल्थ, और डी है टू बी अनेबल टू रन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है, टू बी इन पुअर हेल्थ। तो रन डाउन का मतलब होता है पुअर हेल्थ। देखिए एक चीज़ और बता दें, जो इडियम्स फ्रेज तो बिल्कुल इसको तो लर्न करना ही पड़ेगा, एक चीज़ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इडियम्स फ्रेज होते हैं जिसका हम अलग अलग मीनिंग करके और उसका सेंस निकाल के ऑप्शन को देख के आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। द फ्रेज पिक होल्स, देखिए इन, पिक होल्स इन, ये पूरा है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखिए पिक होल्स इन का मतलब होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है, टू फाइंड फॉल्ट विथ। क्या होगा, पिक होल्स इन का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट विथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द फ्रेज पुल अ कास्ट वन मीन्स, तो पुल अ कास्ट वन मीन्स का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, टू डिसीव होता है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। टू डाई इन हार्नेस मीन्स, तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, देखिए तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी करेक्ट है, टू डाई वाइल इन सर्विस, यानी कि सर्विस में रहते हुए अगर कोई मर जाता है तो उसे हम बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स, अब जो फ्रेज है पॉइंट आउट, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए पॉइंट आउट इसका मतलब होगा टू टेल। पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है, टू टेल, कहना। क्वेश्चन नंबर 11। अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ और होप्स, यानी कि टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट, एक ऐसे इंजॉयमेंट वाली स्थिति में रहना, कंडीशन में रहना जो बेस्ड हो फॉल्स बिलीफ एंड होप्स। आप ऐसे स्टेट में रहना, किस वाले, इंजॉयमेंट वाले ऐसे स्टेट में रहना जो बेस हो, जो जिसका आधार हो किस पे हो, फॉल्स बिलीफ पे, एक झूठा विश्वास पे, और किस पे, उम्मीद पे। यानी कि आप एक झूठा विश्वास और उम्मीद लगा के क्या कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं अपने स्थिति पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अ फूल्स पैराडाइज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 12। द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स, देखिए सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन सी है करेक्ट है, टू स्टार्ट टू गो। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट टू गो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। द फ्रेज फॉल फ्लैट मीन्स, फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, फ्रेज देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबॉडी वांट्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट्स दैट समबॉडी वांट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है द फ्रेज सेट इन मीन्स, अब यहाँ पे क्या है, सेट इन का क्या मतलब होता है फ्रेज का, देखिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, टू बिगिन, शुरुआत करना होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द फ्रेज एट द टॉप, क्वेश्चन नंबर 15। द फ्रेज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स, देखिए एट
द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स, इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा? इमीडिएटली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द फ्रेज कासल्स इन द एयर मीन्स। देखिए कासल्स इन द एयर का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 16 जो है तो ये आपका क्या होगा? हवाई किले बनाना होता है, विजनरी स्कीम्स, कासल्स इन द ईयर। क्वेश्चन नंबर 17 है द फ्रेज ब्लैक एंड वाइट मीन्स। ब्लैक एंड वाइट का क्या मतलब होता है? जो फ्रेज होता है तो इसका मतलब होता है राइटिंग होता है, इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 18 पे आते हैं, द फ्रेज फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स। तो ये तो सिंपल सा है। देखिए फेयर वेदर फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अपॉर्चुनिटीज फ्रेंड्स इन डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि एक अवसरवादी फ्रेंड जो बड़े आप संपन्न हैं, खुशहाल हैं, उस कंडीशन में क्या होते हैं? आपके साथ जुड़े रहते हैं, तो उसी को हम फेयर वेदर फ्रेंड्स बोलते हैं। अगला है फ्रेज, इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछता है द फ्रेज रेड लेटर डे मीन्स। तो रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन करेक्ट है, एनी इंपॉर्टेंट डे होता है। और क्वेश्चन नंबर 20, देखिए द फ्रेज वाइट एलिफेंट मीन्स। तो वाइट एलिफेंट्स का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए भी इसका करेक्ट है, वेरी एक्सपेंसिव होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या है? ये करेक्ट है, वेरी एक्सपेंसिव होता है, कोई यूजफुल नहीं होता है, उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा होता है वाइट एलिफेंट का मतलब। आइए फ्रेंड्स अब ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहला सिनोनिम्स है द सिनोनिम ऑफ डिलिजेंट। तो डिलिजेंट जो है, इस सिनोनिम का क्या मतलब होता है? देखिए डिलिजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, जो बहुत ही क्या होता है? मेहनती होता है, उसे हम डिलिजेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा? इंडस्ट्रियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब आप सबको पता है भाग्य, तकदीर होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा? फॉर्च्यून। नेक्स्ट है तीसरा, द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब आपको पता है क्या होता है? नष्ट कर देना होता है, पतन हो जाना होता है। तो सिंपल सा है, इसमें देखिए डेमोलिश क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, द सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी। तो डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है डिफेमेटरी। ये क्या है? डिफेमेटरी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का। डेरोगेटरी का सिनोनिम्स क्या होगा? डिफेमेटरी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना। तो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द सिनोनिम ऑफ क्रूअल। क्रूअल का मतलब आपको पता ही है, एकदम क्या होता है? निर्दयी होता है। तो निर्दयी कौन हो सकता है? जो मर्सीलेस हो, जिसके पास दया का भाव ना हो। बाकी काइंड, ब्रेव तो बिल्कुल नहीं होगा, पीटीफुल दयनीय, तो मर्सीलेस हो गए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द सिनोनिम ऑफ एक्यूट। तो एक्यूट का मतलब होता है वेरी सीरियस, या ऐसी बीमारी जो बहुत ही खतरनाक क्या हो जाए? बन जाए, तो वो भी क्या होता है? एक्यूट ही होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। देखिए जो सिनोनिम है फ्रैंक का, तो फ्रैंक का सिनोनिम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन क्या है? डी होता है, कैंडिड होता है। कैंडिड का मतलब होता है एकदम फ्रैंक, स्पष्ट रूप से बात करने वाला क्या होता है? वही फ्रैंक होता है। तो कैंडिड का मतलब ही होता है एकदम ईमानदार, स्पष्ट रूप से जो क्या करता है? जो बात करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द सिनोनिम फॉर एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित। तो देखिए क्या ऑप्शन डी करेक्ट होगा? सरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब आपको पता ही है, विवाद होता है। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिस्प्यूट। क्वेश्चन नंबर 11, द सिनोनिम ऑफ सीवर। अभी देखिए ऊपर हम लोगों ने पढ़ा एक्यूट का सीवर हुआ, तो सीवर का क्या होगा? एक्यूट हो जाएगा। 11 का ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिनोनिम ऑफ बेन इज।
देखिए बेन का सिनोनिम्स क्या होगा, बेन का सिनोनिम क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ऑप्शन बी है, क्या होगा, कर्स होगा। अगला क्वेश्चन है 13, द सिनोनिम ऑफ इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब देखिए होता है शानदार, महान, चमकीला, उत्कृष्ट, क्या होता है, इसका मतलब होता है। और इसका जो क्या होगा करेक्ट जो ऑप्शन होगा रेनाउड, ये आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका ही मतलब वही होता है आपका शानदार, चमकीला, उत्कृष्ट, महान, रेनाउड। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द सिनोनिम ऑफ डिमोनिश इज। देखिए डिमोनिश जो है ना, इसका क्या सिनोनिम्स होता है, तो डिमोनिश का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। डिमोनिश मीन्स होता है धुंधला हो जाना, थोड़ा सा धुंधला दिखना, कम दिखना। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ड्वेंडल। ड्वेंडल का मतलब भी सेम होता है, जो किसका होता है, डिमोनिश का मतलब होता है। आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 15, द सिनोनिम ऑफ अलाउ। तो देखिए अलाउ का मतलब आपको पता ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स चूंकि पूछा है तो 15 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, परमिट। अलाउ का मतलब आगे देना होता है, परमिट मीन्स क्या होता है, सेम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी। देखिए एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मुसीबत होता है एडवर्सिटी। तो 16 का ऑप्शन क्या होगा, ये मिसफॉर्च्यून का मतलब भी वही होता है, मुसीबत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द सिनोनिम ऑफ देखिए फेलोगैमेटिक इज। तो फेलोगैमेटिक देखिए क्या होता है, काम होता है, शांत, इसका क्या होता है, सिनोनिम्स होता है काम, शांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, द सिनोनिम ऑफ टर्स इज। देखिए टर्स, टर्स का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल सा है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्रीफ इन स्पीच। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, द सिनोनिम ऑफ टेनेसिटी। टेनेसिटी का क्या मतलब होता है, तो 19 में देखिए ऑप्शन क्या है आपका, ये करेक्ट ऑप्शन है परसिवरेंस, आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा परसिवरेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द सिनोनिम ऑफ मेडिओकर। मेडिओकर का क्या सिनोनिम होगा, तो देखिए इसका जो क्या है 20 का ऑप्शन डी करेक्ट है, एवरेज, क्या होगा इसका सिनोनिम होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट है, द सिनोनिम ऑफ जेलस। तो देखिए जेलस का सिनोनिम क्या होता है, तो ईर्ष्या होता है, जेलस का मतलब इनवायस, इसका ही मतलब क्या होता है, इस ईर्ष्या ही होता है। फ्रेंड्स अब आगे हम ग्रामर के जो अगला टॉपिक है एंटोनिम्स, इस पे कुछ क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम समझ लेते हैं। और ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वर्ड्स हैं, ये एग्ज़ाम में आए गए वर्ड्स हैं, इसलिए हमने जो भी दिया है ये बड़ा सोच के दिया है, ये आ सकता है क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से ज़रूर आ जाना चाहिए। बाकी तो भाई ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं क्या होगा, वो तो जब सामने पेपर आएगा तब पता चलेगा क्या होगा। लेकिन हर टीचर की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स की उम्मीदों पे खरा उतरे, और मैं भी इसी उम्मीद के साथ मैं इसको तैयार किया हूँ कि ये पेपर में आए और आप अच्छे से करें। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलिए एंटोनिम्स को पढ़ते हैं। पहला देखिए है आपका क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ इनइविटेबल। देखिए इनइविटेबल का मतलब होता है निश्चित, इनइविटेबल का मतलब होता है निश्चित होता है, तो जाहिर सी बात है अपोजिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा अनसर्टेन होगा, जो निश्चित नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन है 2 है, द एंटोनिम ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस का मतलब न्याय होता है, और इसका ऑप्शन एक करेक्ट होगा इनजस्टिस। देखिए अनजस्टिस मत लिखिएगा, इनजस्टिस इसका होता है अन्याय। अगला है तीसरा, द एंटोनिम ऑफ सेवेज। देखिए सेवेज का मतलब क्या होता है, बर्बर होता है, जाहिर सी बात है सिविलाइज्ड होगा, सभ्य।
उल्टा है, अपोजिट। एंटोनिम का मतलब अपोजिट। क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, देखिए बेटर, यहाँ थोड़ा सा सोचना, आपको दिमाग लगाना है। देखिए गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो बेटर जो है क्या है, गुड का कंपैरेटिव फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है जब हम यहाँ पे एंटोनिम्स को सर्च करेंगे, तो जाहिर सी बात है जब हम यहाँ एंटोनिम को सर्च करेंगे तो क्या होगा, इसका अपोजिट का जो कंपैरेटिव फॉर्म होगा उसको हम क्या करेंगे, करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ गुड दिया है तो ये तो हो ही नहीं सकता। बैड देखिए है, तो बैड तो है, गुड का मतलब बैड होगा, लेकिन ये बेटर क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म में दिया है, तो इसलिए क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन सी होगा, रोस्ट होगा। और यही अगर बेस्ट दिया रहता तो क्या होता, रोस्ट हो जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द एंटोनिम ऑफ सीवर इज, देखिए एंटोनिम सीवर, सीवर का मतलब अभी ऊपर हम लोग सिनोनिम्स में ही पढ़े कि एक बहुत ही सीरियस क्या होती है, बीमारी होती है। और तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये माइल्ड हो जाएगा जो कि हल्का होता है। इसका चूंकि एंटोनिम पूछ रहा है तो अपोजिट होगा माइल्ड। सीवर का अपोजिट क्या होगा, माइल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, द एंटोनिम ऑफ पैट्रियट, देखिए पैट्रियट का मतलब क्या होता है, देशभक्त होता है। और ट्रेटर देखिए इसका मतलब होता है देशद्रोही। ये क्या होगा आपका, ट्रेटर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट, बहुत ही सिंपल सा है। एंशिएंट देखिए प्राचीन, मॉडर्न हो जाएगा इसका अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 8, द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, देखिए ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी। अभी इसके ऊपर हमने बताया, तो पैसिमिस्टिक हो जाएगा, निराशावादी। जो डार्क साइड को देखता है वो पैसिमिस्टिक, और जो ब्राइट साइड को देखता है वो क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द एंटोनिम ऑफ वाइस, देखिए इस वाइस का मतलब बुराई होता है, तो इसका अपोजिट वर्ची हो जाएगा, नैतिकता। अगला क्वेश्चन 10, द एंटोनिम ऑफ नॉलेज इज, तो नॉलेज का क्या एंटोनिम होगा, देखिए नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, तो अज्ञानता हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, जो 10 है इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, इग्नोरेंस। अगला ऑप्शन, द एंटोनिम ऑफ अराइवल, तो देखिए अराइवल का मतलब आगमन होता है, अपोजिट इसका डिपार्चर होगा, जाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द एंटोनिम ऑफ सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफल। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट, फेल्योर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, द एंटोनिम ऑफ स्टेल, स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फ्रेश, तरोताजा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, द एंटोनिम ऑफ एबिलिटी इज, देखिए एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का इनएबिलिटी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, द एंटोनिम ऑफ एक्सपेडाइट, देखिए एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सपेडाइट है इसका ऑप्शन क्या होगा, डीले होता है। इसका मतलब एक्सपेडाइट का मतलब होता है बिना डीले का, यानी कि देर नहीं करना। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, बिना देरी का। और डीले इसका क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डीले, डीले का मतलब क्या होगा, देर हो गया। अगला क्वेश्चन है 16, द एंटोनिम ऑफ राइजोरियस, देखिए राइजोरियस जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, सिंपल। राइजोरियस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा ही, ठीक है, डिफिकल्ट। यहाँ देखिए क्या हो गया आपका, सिंपल हो गया, इसका अपोजिट पूछ रहा है। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, द एंटोनिम ऑफ गेदर, तो गेदर का मतलब आपको पता है इकट्ठा होना आता है, तो उल्टा है, तो जाहिर सी बात है क्या, स्कैटर, बिखेरना, उधर उधर, तितर बितर। यहाँ देखिए 17 रहा, अब अगला क्वेश्चन हो गया आपका 18, द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी, देखिए एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत,
तो ये आपका प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा, अपोजिट। अगला क्वेश्चन 19, द एंटोनिम ऑफ डिफेंस। देखिए डिफेंस 19, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना, तो यहाँ क्या होगा, डिफेंस का अपोजिट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑफेंस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द एंटोनिम ऑफ डायनेमिक। देखिए डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, तो गतिशील हो जाएगा। तो क्या है, एंटोनिम आपको अपोजिट पूछ रहा है यहाँ पे, तो गतिशील आपको पता ही है जिसमें गति हो, और स्टैटिक हो जाएगा, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। फ्रेंड्स अब आगे हम चलते हैं ग्रामर के नेक्स्ट पॉइंट, स्पॉटिंग एरर पे। इसमें एक लाइन लिखा रहेगा और उसमें क्या होगा, आपको एरर को फाइंड आउट करना होता है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो इस सेंटेंस में ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम में क्या एरर है। देखिए यहाँ दिया है नोज है, सिंस है, लॉन्ग है, टाइम है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, तो सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, नोज इसमें क्या है, जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्योंकि रीज़न ये है, देखिए सिंस अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे क्या है, इंडिकेट किया हुआ है, और जो सिंस अ लॉन्ग टाइम है ये रिफ़र करता है टाइम दैट हैज़ बीन ऑनगोइंग, यानी कि जो टाइम क्या हो गया, ऑनगोइंग जो हो गया। तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, नोज करेक्ट होगा, इसमें जो एरर नोज है। और इसके जगह पे अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए क्या होगा, हैज़ नोन अगर आता है, ही हैज़ नोन, तो ये क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। देखिए सिंपल सा है, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो आपको पता है ये फेमस लाइन है कि सदा सत्य बोलो, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होता है, तो इसलिए इसमें क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन में ए दिया है, इस सेंटेंस में ए नहीं होना चाहिए, उसके जगह पे द होना चाहिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, What is the time in your watch। देखिए in your watch, which word in this sentence is an error। What time in watch। तो देखिए ये in error है, क्योंकि by your watch होता है, न कि in your watch होता है। by प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं इसके साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, unless you will not work hard you will not succeed, which word या part in this sentence is an error। देखिए इस मतलब सेंटेंस में कौन सा पार्ट एरर है, तो आप सबको पता है जो अनलेस होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव ऑलरेडी क्या करता है, इंडिकेट करता है, तो इसके साथ नॉट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ जो ऑप्शन ये है ना, विल नॉट ये दिया है, ये क्या है, गलत है। सेंटेंस का जो विल नॉट नहीं होना चाहिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेड, यानी कि जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तुम सक्सेस नहीं होगे। तो यहाँ पे अनलेस के साथ नॉट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंडीशनल सेंटेंस का क्या है, एक सेंटेंस है, तो अनलेस के साथ हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर केम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही सिंपल है। देखिए रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर केम, देखिए बिफोर दिया है, यहाँ पे क्या है, बिफोर दिया है, और उसके बाद से कौन सा टेंस आया है, पास्ट इंडेफिनिट। और बिफोर के बाद से जब भी पास्ट इंडेफिनिट आता है तो इसका पहला वाला सेंटेंस किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में देखिए जब होगा तो क्या गलत है, यहाँ पे हैज़ दिया हुआ है, तो ये आपका एरर, इस सेंटेंस का जो एरर पार्ट होगा वो हैज़ होगा। हैज़ की जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हैड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो देखिए नो सूनर
जब दिया रहता है, जब सेंटेंस को हम नो सूनर से बनाते हैं तो हम व्हेन का यूज़ नहीं करते हैं, उसके जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं, THAN देन का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए जो बी ऑप्शन है इसका क्या है, करेक्ट है। ये व्हेन जो है ये गलत दिया हुआ है, उसके जगह पर क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए वन ऑफ का प्रयोग किया है। जब भी वन ऑफ आता है तो जो मैन है ना, कॉमन नाउन जो है वो किस में होता है, प्लूरल में होता है। तो मैन का MEN मैन होगा, और इसीलिए ऑप्शन बी इसका क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये गलत है, मैन की जगह मैन होना चाहिए, MEN होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द पोएम हैज मेनी obscure allusions, which word in the sentence is an error। देखिए यहाँ पे द पोएम हैज मेनी obscure allusions। देखिए तो यहाँ इस एल्यूजन का मतलब जैसे अस्पष्ट हो गया, और एल्यूजन्स का मतलब भ्रम हो गया, जबकि ये सेंस इसका नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, ये यहाँ पे एल्यूजन होगा, ALLUSION। इस एल्यूजन का मतलब होता है संकेत, संकेत या इशारा। देखिए संकेत या इशारा होता है, ALLUSION का मतलब संकेत या इशारा। तो इस तरह से ऑप्शन डी क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। यहाँ पे एल्यूजन्स के जगह पे एल्यूजन होना चाहिए। आगे की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मोहन इज मोर टालर देन राम। तो बहुत ही सिंपल सा है, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। देखिए मोर टालर देन राम है, तो देखिए मोर भी आ गया, टालर भी आ गया। तो यहाँ पे मोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टालर अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर जो है वो गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। एक चीज़ और आपसे बता दें, ये जो है ना, ये आपका सिंटेक्स में भी आ जाएगा। ये आपका जो पोर्शन आता है सिंटेक्स में भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। सिंटेक्स में भी यही करना होता है, जो सेंटेंस होता है वो चूँकि इनकरेक्ट दिया रहता है उसको करेक्ट करना होता है। और यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको स्पॉटिंग एरर पहचानना है, यानी कि इनकरेक्ट दिया उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसमें गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, देखिए आई प्रीफर अ पेन देन अ पेंसिल। सिंपल से देखिए विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। प्रीफर है, पेन है, देन है, पेंसिल है। ऑप्शन सी करेक्ट है, देन। देखिए यहाँ पे गलत दिया है, देन नहीं होना चाहिए, देन की जगह टू होना चाहिए, क्योंकि प्रीफर और प्रीफेरेबल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। और क्वेश्चन क्या है 11 जो इसमें दिया हुआ है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। तो देखिए सिंपल सा है, देखिए कैटल जो है ना, इसका यस नहीं होता है, ये कैटल ही लिखा जाता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, लेकिन हम इसमें यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ये कैटल्स के जगह पे केवल क्या होगा, कैटल होगा, तब इसका ये करेक्ट होगा। तो इस तरह से ये क्या रहे, स्पॉटिंग एरर से कुछ क्वेश्चंस रहे। अब देखिए यहाँ पे जब आगे जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमने ये सारे मतलब क्या है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन सिर्फ दे रखे हैं, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करते तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसी से रिलेटेड, ये हम नहीं करें कि यही आएगा, क्योंकि ग्रामर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हमने एक आइडिया लगाकर ऊपर सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या एंटोनिम्स या स्पॉटिंग एरर या इडियम्स फ्रेज हमने दिया। तो बाकी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में आप रूल्स को अगर मालूम है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे भी हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, और उस वीडियो को अगर टाइम मिलेगा, अभी तो आपका एग्ज़ाम है, उसको देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सिर्फ हमने दे रखा है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का, और इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी ये हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक जो सिंथेसिस है ना, इसका यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वेश्चंस दे रखा है, तो इसको भी आप क्या कीजिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। और अगला जो है हमने क्वेश्चंस दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन पे।
ये कुछ क्वेश्चंस क्या हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पे हैं। ये सारे सिर्फ क्वेश्चन हैं, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करते तो काफ़ी टाइम लगता, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, और इतना समय नहीं है कि आप लंबा वीडियो देख सकें। और अगला देखिए क्या है, सिंटैक्स। ये जो है सिंटैक्स भी क्या होता है, इनकरेक्ट दिया रहता है उसको करेक्ट करना होता है। और सिंटैक्स में सारी चीज़ें आती हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सारे क्या होते हैं, आते हैं, कंजक्शन। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल भी आ जाता है। ये सारे क्या रहे आपके, ये सिंटैक्स से क्वेश्चंस रहे। तो ये इस पर हमने सॉल्व नहीं किया है। ग्रामर के चारों पोर्शन, नरेशन, उसके बाद से सिंथेसिस, उसके बाद से ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स के सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं। आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कर ले जाओगे, ये पूरा विश्वास है। और अगला देखिए होमोफोन्स है। होमोफोन्स का मतलब होता है ये आपका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन उसकी मीनिंग क्या होती है, अलग अलग होता है। तो ये होमोफोन्स कुछ दिए हुए हैं हमने, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को बताए, और इसमें ग्रामर पोर्शन को भी हमने इंक्लूड किया, इसलिए वीडियो थोड़ा सा मतलब बड़ा हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना शेयर कर सकते उतना शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको लाभ मिल सके। क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे विश्वास के साथ हमने बनाया है, ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। और लास्ट में देखिए, अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करके आप बताइए कि क्वेश्चंस आए या नहीं आए। और अंत में सबको बेस्ट ऑफ लक, आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो। माई ऑल बेस्ट विशेस विथ यू। बी हैप्पी, स्टे calm and do your work.